उफ़ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी राधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो हैं नहीं। बहू रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर अनिल जी हतप्रभ से खड़े रह गए। पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ से बड़े बड़े मुजरिमों को हिला कर रख देती थी, और आज बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज़ है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अनिल जी ने पत्नी की आंखों में देखा जैसे पूछ रहे हों सच में, और फीकी सी हंसी उनके होंठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े नम से हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक दिन का अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा काश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनने को पड़ता है। उन्होंने हाल ही में अपने रूम में फायर पिट बनवाया था, लेकिन मजाल थे कि कभी उन्होंने वहाँ पे आग जलाई हो। वो बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहाँ आग के सामने भुनी मूंगफलियाँ खाएंगे, लेकिन मजाल क्या कि वहाँ कहीं आग जलाई हो। बहू कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं, फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। ये सब सोच ही रहे थे कि तभी पत्नी ने हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वहाँ उनके सामने आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे शोमेश के मोह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। तभी कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया। 2 की जगह 3 चाय के कप। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सोमेश ही पीता था और वो उनके साथ नहीं बैठता था। वो उनके साथ कभी चाय पीते नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना कब का छोड़ दिया था। फिर आज तभी सोमेश वहाँ आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी, ये वही सोमेश है जो छोटा होता था तो उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। अनिल जी कितना भी थके हों, सोमेश जी के साथ जरूर खेलते थे। उसकी बातें तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा और बोली, शोमेश, अगले महीने ही तो रिया के भाई की बेटी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से ही शादी करना चाहते हैं। सो रिया का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में है तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। इतना सुनते ही अनिल जी को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आवाज़ को सीमित करके बोला कि बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हों कहीं? पापा आप भी गजब करते हो, सुमेश ने कहा। रिया के घर वाले हैं वो, इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखें। अब रिया ने उनको कह भी दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे। इतना कहकर शोमेश एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू रिया की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी और उसे अनिल जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज पत्नी की आंखों में आंसू बह निकले थे और
अनिल जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। दूसरे दिन शाम अनिल जी सैर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा बहू बच्चों के साथ छुट्टी बिताने ससुराल गया है, और वो भी बिना बताए। अनिल जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे होते हैं जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ। इतना कहकर अनिल जी अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद सोमेश परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा और एक चाबी सोमेश के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा सोमेश। वो खत अनिल जी ने लिखा था सोमेश के नाम। सोमेश, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी तुम्हारे हाथ में है वो घर की चाबी, इस घर की चाबी नहीं है, वे दूसरे फ्लैट की चाबी है जो पॉश इलाके में है, जिसमें तुम सबका सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। अगर घर अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा, जो यहाँ वृद्धाश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होंगे। तुम सब खुश रहो। पिता का खत पढ़ते ही सोमेश जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर खोने का, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर